दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और जिस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से बुरी तरह घिरते जा रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि कितने दिन और चल पाएगी इनकी सत्ता। अभी तक उनको एक अजर अमर ब्रांड की तरह प्रेजेंट कर रही थी बीजेपी। उनके नाम पर कई लोग आगे निकल गए थे, लेकिन अब वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं। इसके चलते लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए, उस वक्त एकदम से तो बगावत के सुर नहीं दिखाई दिए, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 4 जून के बाद से अगर आप अब तारीख देखें तो 1 से 1.5 महीने के अंदर तस्वीरें साफ होने लगी हैं। उनको लेकर जो बगावत के सुर अब धीरे धीरे उठने लगे हैं। ये ऐसे सुर हैं जो कि नरेंद्र मोदी अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे चेहरे उनकी नजर में पहले से लिस्ट में तैयार हैं, जिन पर वो निशाना लगा रहे हैं और जहां की बिसात बिछानी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिनके लिए वो बिसात बिछा रहे हैं, क्या वो पलट कर उन पर वार नहीं करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वो तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि इस वक्त ये कहती है कि देखिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी प्रदेश में भी मोदी जी की नैया डूबती दिख रही है उनके खुद के कार्यकर्ता और पार्टियों में। शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो जो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि और भी ऐसे सुर आने लगे हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं, वहां पर ये बात साफ है कि नरेंद्र मोदी ब्रांड तो अब अपनी हवा खत्म कर ही चुका है। उसके अलावा अब वो खुद भी अपने कार्यकर्ताओं को कितना एकजुट करके रख पाएंगे, इसमें भी बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी इस वक्त इस तरह से फंस गए हैं कि वो खुद को बचा ले, अब वही बड़ी बात है। जो एक शक्तिशाली जोड़ी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो जोड़ी अब बहुत ज्यादा पस्त दिखाई दे रही है। हालत अब इस कदर खराब हो गई है कि ये कहा जा सकता है कि अब की तस्वीर जो है वो बिगड़ रही है। अब यहाँ पर जो तस्वीर है वो ऐसी है जिसमें ये लग रहा है साफ साफ तौर पर कि भैया देखिए, अब नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं से भी अपने लिए रास्ता ढूंढ पाए, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। खास तौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो फंस चुके हैं उसको लेकर, आज उनके उसी मसले पर हम बात करेंगे डॉक्टर सीपी राय जी से। वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और परिस्थिति ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये बनी हुई है कि जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब बोलना शुरू कर दिए हैं, उनकी परिस्थिति का क्या होगा। आइए आपको दिखाते हैं शुभेंदु अधिकारी का ये बात। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड সংখ্যালঘু মোর্চা। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। यहाँ पर आपने शुभेंदु अधिकारी को देखा जो कि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास के नारे की पूरी हवा निकाल दी उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, अब ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में लंबे समय से। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी उनको दी गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी उनकी इस तरह से गई जो कि परेशानियां खड़ी करती रही। पश्चिम बंगाल में भी कुछ बहुत बड़ा कमाल ये कर नहीं पाए, लेकिन अब उसका पूरा ठीकरा जो है वो फोड़ रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात समझा दी है कि भाई देखिए, सबका सबका साथ सबका विकास बहुत हो चुका है, अब जो है जो हमारे साथ है उसका विकास होगा। ये खुलकर ब्लैकमेलिंग है सामने जो दिखाई दे रही है नेताओं के बीच की। अब नरेंद्र मोदी उस बैकफुट पर आ चुके हैं जहां पर अब शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जो हैं वो उन्हें सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। जहां पर नरेंद्र मोदी कई लोगों से घिर चुके हैं, वो यहाँ पर भी इस वक्त इन नेताओं से घिर रहे हैं। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए और समझिए। हमारे साथ
দেব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो तस्वीर सर आपने यहाँ पर देखी है कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका विकास सबका साथ सबका विकास खत्म, जो हमारे साथ हम उनके साथ। नरेंद्र मोदी को शुभेंदु अधिकारी का ये सीधे सीधे धमकी भरा लेटर समझे, क्या समझे सर? यहाँ पे अब नरेंद्र मोदी क्या डूबता जहाज हो चुके हैं? होता है, ये इतिहास में दर्ज है कि जब सत्ता कमजोर हो जाती है तो उसके छत्रप लोग अपने सर उठाने लगते हैं और मनमाने तरीके से करने लगते हैं। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की सत्ता कमजोर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी खुद बहुत कमजोर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपना चुनाव हारते हारते बचे। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जिताया गया, जब वो कई राउंड पीछे चलने लगे तो उनको बार बार वोट बढ़ा बढ़ा के जिताया गया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बनारस से नरेंद्र मोदी एमपी हैं और उनके इलाके के कई सारे लोग चुनाव हार गए हैं, तो वो कमजोर हो चुके हैं। दूसरा क्या है कि आरएसएस एक प्रयोगशाला है, वो अपना प्रयोग करती रहती है। आरएसएस को लग रहा है कि इन सारे तौर तरीकों से हमारी स्थिति कमजोर हुई है, और आरएसएस ने शुरू में एक बार कहा भी था कि अब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव केवल उनके नाम पर नहीं जीता जा सकता। ये आरएसएस ने कर्नाटक चुनाव के बाद ही कह दिया था। आरएसएस को ऐसा लगता है कि उसका हिंदू का जो कार्ड है और मुस्लिम के खिलाफ जो कार्ड है वो ज्यादा धारदार है और वो अभी भी चलने लायक है। यद्यप वो कार्ड बहुत जगह चला नहीं है, वो सारी जगह वो कार्ड फेल होता गया। उन्होंने हनुमान जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, बजरंग बली को कर्नाटक के चुनाव में, लेकिन वहां वो चले नहीं। रामेश्वरम में चुनाव हार गए, अयोध्या में चुनाव हार गए, अभी बद्रीनाथ में चुनाव हार गए। ये धर्म का कार्ड चल नहीं रहा है। जनता बड़ी जागरूक होती जा रही है बहुत तेजी के साथ, और भक्तों की संख्या भी बड़ी तेजी के साथ घटी है, लेकिन उनकी गलतफहमी अभी है। अभी क्या है कि बीजेपी के भीतर कई तरह के युद्ध चल रहे हैं। एक युद्ध वो चल रहा है कि मोदी बड़ा कि आरएसएस बड़ा। यद्यप आरएसएस और मोदी को मैं अलग करके कभी देखता नहीं हूं, मैं मानता नहीं कि दोनों कभी अलग हो सकते हैं। आरएसएस कभी अफोर्ड नहीं कर सकती कि केंद्र में उनकी सरकार चली जाए। उन्होंने उससे खाना पीना, उससे सुख सुविधा लेना सीख लिया है, उसका इस्तेमाल करना सीख लिया, उसके वादी हो चुके हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी पहले दिन से लगातार आरएसएस पर आक्रामक रहे हैं, तो राहुल गांधी का भी डर एक तरह का है कि अगर सरकार नहीं रही तो राहुल गांधी आरएसएस के साथ क्या व्यवहार करेंगे, उनकी क्या छानबीन करेंगे, उनके हिसाब किताब कैसे मांगेंगे। और रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो रजिस्टर्ड करने के लिए दबाव बना सकते हैं, आपकी मेंबरशिप मांग सकते हैं, आपके चंदे की लिस्ट मांग सकते हैं, तमाम चीजें हैं, तो वो भी डर है। तो कई तरह के युद्ध चल रहे हैं यहाँ पर। दूसरा एक युद्ध है अमित शाह लीडर की, योगी जी लीडर, मोदी जी के बाद कौन लीडर, दूसरा युद्ध ये चल रहा है। तो अलग अलग तरह के युद्ध में बीजेपी इस वक्त खाने में बटी हुई है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की पूरी रैंक एंड फाइल, पूरे कोर आरएसएस, कोई भी न दिल्ली की सरकार गिराना चाहता है, न यूपी की सरकार गिराना चाहता है। दिल्ली की सरकार उनका खाद पानी, उनकी मजबूती है। चाहे जितनी लड़ाइयां इनके अंदर हो जाए, लेकिन ये दिल्ली की सरकार जहां तक संभव होगा कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सरकार न गिरने पाए। ऐसी उत्तर प्रदेश उनकी प्रयोगशाला है, उत्तर प्रदेश ही उनका आधार है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में इस बार बुरी तरह हार गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर इनको बड़ी पटकनी दी। जब 10-12 सीटें इन्होंने फिर भी बेईमानी से जीती हैं, वो भी कम कर लीजिए तो बहुत बुरी तरह हारे हैं। और उनको तो पता है कि यूपी में 10-12 सीटें बेईमानी से जीती है और देश भर में उन्होंने 70-80-90 सीटें बेईमानी से जीती है, उनको ये पता है। तो अलग अलग तरह की कहानियां चल रही हैं। बीच में आपने देखा कि नड्डा ने यह बयान दे दिया था कि आरएसएस को हमको कोई जरूरत नहीं, बिना आरएसएस के भी हम चुनाव जीत सकते हैं, हम सरकार चलाएं, आरएसएस अपना काम करे, वो सांस्कृतिक संगठन है वो अपना काम करे। तो इस वक्त विनीता एक बड़ा होता क्या है कि बीजेपी की पूरी सरकार के पास, आरएसएस के पास कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। 10 साल उन्होंने सरकार चला लिया, बड़े बड़े वादे करके आए थे 2013 से लेकर 23 तक। अभी तक जो है ये चर्चा चलती थी कि बीजेपी जो है वो दूसरों को तोड़ती है। अब एक सवाल ये भी आ गया है, आज सुबह अखिलेश यादव ने कहा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। आपको लग रहा है कि अब ये टूट वाली बैकफायर करने वाला इनको भी? मैं 1 मिनट आता हूं उस पर। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने 10 साल सरकार चला ली,
आरएसएस ने 10 साल सरकार चला ली, आरएसएस उसकी असली मालिक है। 13 से लेके 12, 13 से लेके और वर्षों से लेके कभी हमारा बहुमत होगा और सब जगह हमारा बहुमत होगा तो नहीं नहीं कि हम छप्पर फाड़ देंगे, बहुत बड़ा बड़ा काम कर देंगे, देश स्वर्ग बना देंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी और 7 साल यूपी में रहने के बाद भी बीजेपी के पास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं कि उसने क्या काम किया। जो राजनीतिक काम होते हैं, जो सरकारों के काम होते हैं, उसको बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो न कुछ बताने के लिए, न कुछ कहने के लिए, न कुछ करने के लिए है। तो अब वो बड़ी दुविधा में, द्वंद्व में इस वक्त पार्टी फंसी हुई है। उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है कि आपने अभी देखा कि आपने जो बात कही कि वो पार्टियां तोड़ती रही है। अभी आरएसएस ने एक नई लाइन लिया है और उसका क्या है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई थी। वॉशिंग मशीन तो आरएसएस की लाइन नहीं है, ये तो राहुल गांधी की लाइन है। और लगातार कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां हमला करती रही हैं कि एक दिन पहले जिस पर आपने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, आपने किसी सोसाइटी का आरोप लगाया बॉम्बे में, अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। और जिसके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था एक सोसाइटी का, उसको अगले दिन आपने राज्यसभा का टिकट दे दिया। यही स्थिति हरियाणा के जिंदल के साथ भी हुई, उसको टिकट दे दिया। तमाम ऐसे बड़े लंबी फहरिस्त है। तो बीजेपी इस वक्त जो ओरिजिनल बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस हुआ करती थी वो तो रही नहीं। आधे लोग उसमें कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेस के लोग हो गए हैं और कांग्रेस की कार्बन कॉपी धीरे धीरे बीजेपी बन गई अपने कामों में। लेकिन ओरिजिनल कॉपी में, ओरिजिनल बुद्धि में, ओरिजिनल सोच में, ओरिजिनल चिंतन में, ओरिजिनल संपर्क में, ओरिजिनल फैसले में और कार्बन कॉपी में बड़ा फर्क होता है। कार्बन कॉपी अगर कार्बन कमजोर है, बड़ा भद्दा और गंदा हो जाता है। बीजेपी उस भद्दे कार्बन का निशानी बन चुकी है। ये बेचैनी उनका है कि हमने अपने काडर को खत्म कर दिया। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर वो बाहर से आए हुए लोगों को महत्व नहीं देता तो बीजेपी शायद अभी 20 साल भी, अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल भी दोबारा चुनाव नहीं जीतती और सरकार बनाने लायक नहीं रहती। बाहर के लोगों के बूथों पर ही वो चुनाव जीती है, वो चाहे सहयोगी ग्रुप में, चाहे पार्टी मिला करके, और उन्हीं के बूथे पर वो भारी सत्ता में आई है। लगातार 2 बार या तीसरी बार आ गई है। वो तमाम बाहर से आए हुए लोगों के बूथे बनी क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे, बड़े कमजोर लोग थे, चुनाव लड़ने लायक नहीं लोग थे। तो इस द्वंद का शिकार भी आरएसएस और बीजेपी है। जहां तक अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव ने एक लंबा दाव खेला है। उन्होंने कहा अगर महाराष्ट्र में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। मौर्य जी से उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने कहा मौर्य कमजोर निकले। उन्होंने दाव खेला कि 100 एमएलए लेके आ जाओ, सरकार में मुख्यमंत्री आपको हम बना देंगे। तो ये अधिकार किसी को भी है कि अगर आपने दूसरी पार्टियों के साथ किया कि आपने 2 एमएलए आए थे और आपने तोड़ फोड़ करके सरकार बना ली, अल्पमत में आए थे और कई जगह आपने सरकार बना ली, तो दूसरी पार्टियों को भी अधिकार मिलता है कि अगर आपके यहाँ कोई सुराग दिखेगा तो उस सुराग में आदमी पैर फंसाएगा और उस सुराग में आदमी कहेगा कि ठीक है चलो आप भी टूटना चाहो टूट जाओ और आ जाओ। अभी भी द्वंद है बीजेपी के अंदर कि हम अगर योगी को हटा दें तो योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कोई ऐसा नहीं कुछ लोगों को लेकर अलग पार्टी बना लेंगे। इस तरह के तमाम द्वंद का शिकार बीजेपी है। लेकिन सबका अंतिम जो वह है वो गुजरात लॉबी है। गुजरात के 2 लोगों ने जिस तरह से बीजेपी का कब्जा किया, जिस तरह आरएसएस को भी उसकी बातें तो मानी लेकिन उसके जो सर पे चढ़ा के रखने वाला काम था वो शायद नहीं किया, तो उसका परिणाम है कि गुजरात लॉबी के खिलाफ एक बड़ा भारी द्वंद पार्टी के अंदर है। और चूंकि चुनाव हार गई अब, और मोदी जी या अमित शाह जितनी जगह प्रचार करने गए उसमें अधिकांश जगह पर चुनाव पार्टी हार गए, वो जीती नहीं है। तो यह सिद्ध हो गया कि मोदी जी अब जिताऊ चेहरा नहीं रह गए। तो उसके नाते जगह जगह स्वर उठने लगे हैं। मैंने ये भी सुना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बहुत से नेताओं ने कह दिया है कि हमारे यहाँ मोदी जी के प्रचार के लिए न भेजा जाए, हम उनकी वजह से हार जाते हैं। तो ये परिस्थितियां नई बीजेपी आरएसएस की है। हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में उसके अंदर अभी क्या क्या और होता है। जी विनीता। जी सर, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर इस वक्त जो है बीजेपी, खास तौर से अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी ऐसी कमजोर स्थिति में पहुंच चुके हैं जो कि एक साइकिल की तरह चलती है, जिसको उन्होंने अपनी एक अजर अमर ब्रांडिंग समझ लिया था, जिसका एक एक्सपायरी डेट थी जो आ चुकी है। और उस परिस्थिति को देखने के बाद में अब बीजेपी में एक अच्छा खासा भूकंप पैदा हो गया है। अब शायद एकजुटता जो जिसने सालों से दिख रही थी, आपको लगता है ये पार्टी अब बिखरने के कगार पर है? विनीता, मैं कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, जिसको नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहने की कोशिश की गई, मैं कई बार सब जगह चैनल्स पर बोल चुका हूं कि मैं उसको नरेंद्र मोदी का करिश्मा मानने से इनकार करता हूं। 2014 के पहले आरएसएस के द्वारा सोचे समझे तरीके से अन्ना का आंदोलन, रामदेव का आंदोलन, श्री श्री 420 का आंदोलन और विनोद राय का इस्तेमाल करके कांग्रेस के खिलाफ यह सिद्ध करना है कि उसमें केवल जमीन से आसमान तक भ्रष्टाचार होता है, और एक ऐसा माहौल बनाने में वो कामयाब रहे कि कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल बना। तो जो कांग्रेस और कांग्रेस साथ जो पार्टियां थी वो सब चुनाव हार गई, लेकिन जो कांग्रेस साथ नहीं थी वो 3 पार्टियां 2/3 बहुमत से उस चुनाव में 2014 में भी जीत गई। वो चाहे बीजू पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो डीएमके हो, वो सारी पार्टियां वो
तमिलनाडु की पार्टी, वो सारी पार्टियां अपना अपना चुनाव 2/3 बहुमत से एमपी भी जीती, एमएलए भी जीती। 2019 के चुनाव में मैं आपको बता चुका हूं कि वो बालाकोट और पुलवामा में 46 जवानों की शहादत और जवानों के शवों का इस्तेमाल करके और उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया। वो चुनाव भी नरेंद्र मोदी के करिश्मे का चुनाव नहीं था, ये एक भ्रम था। एक कहावत है कि कई बार क्या होता है कि बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कोई जानवर ये समझ लेता है कि बैलगाड़ी उसी के ऊपर चल रही है, और पहाड़ के नीचे ऊंट चलता है तो उसको लगता है कि ऊंट उसी के सर पर सवार है। तो तरह तरह की कहावतें हैं। उसकी गलतफहमी गुजरात के लोगों को हुई कि वो कोई सुपरमैन बन गए हैं, और उन्होंने एक तानाशाह की तरह, जैसे गुजरात जैसे प्रदेश में उन्होंने हाका, पार्टी को और सरकार को सबको किनारे लगा दिया। उन्होंने दिल्ली में भी वही करने की कोशिश की। वो भूल गए ये देश बहुत बड़ा देश है। इस देश में सम्राट अशोक आए, अकबर आए, न जाने कौन कौन बड़े बड़े लोग आए और चले गए। ये देश अपनी गति से चलता रहा और सब अपनी गति को प्राप्त होते रहे। तो ये देश बहुत बड़ा देश है, अपने तरीके से चलता है। और समय ने ये सिखा दिया कि आप कोई सुपरमैन नहीं थे, वक्त सुपरमैन था। वक्त और हालात और षड्यंत्रों ने कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया था, उस गैप को आपने भर दिया था। और वो बीजेपी आरएसएस का संयुक्त प्रयास, तमाम दलों का उनके साथ जो मोर्चा बना वो, और तमाम जो एंटी फोर्सेस ने काम किया, कांग्रेस के एंटी फोर्सेस ने, उन सबका योगदान था कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। उस गलतफहमी में ये लोग तानाशाह बन गए, और किसी भी तानाशाह की लंबी उम्र नहीं रहती। तानाशाह को कोई पसंद नहीं करता। दुनिया के किसी देश में किसी कोने में भी कोई तानाशाही पसंद नहीं करता, मजबूरी में झेलता है। वो मजबूरी जो ही खत्म हुई है, लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। और मोदी जी के मुझे नहीं लगता बहुत दिन है। यद्यप सरकार बीजेपी का कोई आदमी नहीं गिराना चाहता, सरकार आरएसएस भी नहीं गिराना चाहती, लेकिन मोदी जी को रिप्लेस जरूर करना चाहती है, अमित शाह को रिप्लेस जरूर करना चाहती है। उस पार्टी को पुरानी धारा में लाना चाहती, जहां पर कई लोग निर्णायक हुआ करते थे। और आरएसएस अपना अंकुश चाहती, जैसे पहले उसका अंकुश हुआ करता था। ये सारे द्वंद्व जरूर चल रहे हैं। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि मोदी जी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद हटते हैं या उसके पहले कोई परिस्थितियां आती हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद अचानक राजनीति बहुत बड़ा करवट लेगी। जी विनीता जी। सर, क्या इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भी 10 सीटों के उपचुनाव का इंतजार किया जाएगा उत्तर प्रदेश के? अब विनीता, योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए तो पहले भी प्रयास हुआ था। आपको याद होगा कि 150 एमएलए ने विधानसभा के भीतर ही धरना दे दिया था योगी जी के खिलाफ, और रात भर बैठे रहे थे। फिर तमाम हस्तक्षेप हुए, तमाम लोगों ने ऊपर से हस्तक्षेप किया और तमाम वो फोर्सेस लगी और बैलेंस हुआ, किसी तरह से योगी जी बच गए। योगी जी दरअसल मोदी जी को ही कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी अकेले वन मैन शो कर रहे हैं और अधिकारियों के बूते पर अपनी सरकार चलाते हैं, मंत्रियों की उनका कोई औकात नहीं है। सिर्फ अमित शाह जैसे एक आध मंत्री को छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 मंत्रियों को, तो बाकी किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं। बाकी मंत्री अपने अपने घरों में घूमते रहते हैं, अपने जिलों में घूमते रहते हैं, दिल्ली में रहते भी नहीं है। मजबूरी में मीटिंग में जाते हैं, मजबूरी में फिर फाइल साइन करने जाते हैं। बाकी सारे फैसले वहां पर केंद्रीय स्तर पर विवेकानंद ट्रस्ट, आरएसएस, मोदी का कार्यालय, ये सब मिलकर करते हैं। वहां कोई औकात नहीं है। योगी जी ने भी उसी को कॉपी किया और यहाँ पर भी इन्होंने 4 से 8 अधिकारियों को, अधिकारी सैकड़ों हैं यूपी में, लेकिन उनको किसी अधिकारी में कोई योग्यता नहीं दिखती। एक एक अधिकारी को 8 8 10 10 मंत्रालय दे देते हैं, एक एक विभाग दे देते हैं, उनके बूते पर सरकार चलाते हैं। हालत यह है कि एमएलए एमपी का मंत्री की औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में किसी दरोगा को फोन करके ये कह दे कि फला आदमी को गलत पकड़ लिया, छोड़ दो। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि 40-42 साल की राजनीति में मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा थाने और तहसील में जितना अब है। ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं, पिछले 10 साल से कह रहे हैं, 7 साल से यूपी में कह रहे हैं कि बीजेपी क्या थी, भ्रष्टाचार एकदम आसमान छू रहा है। अब उन्हीं के एमएलए एमपी ये बात कह रहे हैं। दरअसल एमएलए एमपी मंत्री सारे ही पीड़ित हैं। भाई ये सरकार तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता ने अपने प्रतिनिधि को वोट दिया है। सरकार की मालिक वो एमएलए एमपी और मंत्री है, उनके द्वारा जनता अपनी सरकार चलाती है और उनके आदेश पर सरकार चलनी चाहिए। अच्छा बुरा उनको तय करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को उनका आदेश मानना चाहिए, बाकी कानून के अनुसार काम करना चाहिए और लूटपाट बंद करनी चाहिए। लेकिन लूटपाट और मनमानी का जितना बड़ा कलंगनाच इस सरकार में इस वक्त हो रहा है, उतना कभी नहीं हुआ था। बस्ती की बस्ती उजाड़ दी गई अचानक और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया, बिना ये सोचे कि इनके बीची बच्चे यहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, ये कहाँ खुले आसमान के नीचे कहाँ जिएंगे। लेकिन फिर भी जो भी परिस्थितियां बदली, उस आदेश को वापस लेना पड़ा। एक दिन में अचानक गांव में सड़क नहीं है, गांव में रहने की जगह नहीं है, स्कूल है नहीं, बच्चे हैं नहीं, आपने वहां ट्रांसफर कर दिया और आप चाहते हैं कि वहां पर आज जाकर के मैट्रिक हाजिरी लगाई जाए। तो किसी ने बड़ा अच्छा भी कमेंट किया था, एक टीचर अपनी स्कूटी से जा रही थी और कीचड़ में गिरी हुई थी, क्योंकि कीचड़ वाली सड़क में होकर जाना था। उसने बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट किया उसकी फोटो डाल करके कि कृपया मैट्रिक हाजिरी सड़क की भी लगा दीजिए, मैट्रिक हाजिरी उस बिना छत वाले स्कूल की भी लगा दीजिए, मैट्रिक हाजिरी बिना पाठ पट्टी और बिना मेज कुर्सी वाले स्कूल की भी लगा दीजिए।
तो किसी ने बड़ी अच्छी ये सारे कमेंट किए हैं। तो बिना सोचे समझे फैसला करने वाली पार्टी जो दूरगामी निर्णय नहीं लेती, नई शिक्षा नीति लागू कर दिया, उसके परिणाम नहीं समझे, उसके आधार नहीं समझे, वो फेल होगी कि पास होगी, उसका परिणाम क्या होगा, उस पर कोई व्यापक चर्चा नहीं किया, किसी भी मुद्दे पर बिना चर्चा किए तानाशाही तरीके से फैसला लेने वाली पार्टी और संगठन का नाम आरएसएस और बीजेपी है। व्यवहार से इनका कोई लेना देना नहीं, घर परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं, समाज की नीति दुख सुख तो इनका कोई लेना देना, महंगाई और बेरोजगारी से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ अपनी सनक से मतलब है, जो 100 साल से इनके मन में सनक है तानाशाही लाने की, आरएसएस की तानाशाही सरकार बनाने की, उसी पैटर्न पर ये अपने प्रदेश की और देश की सरकारें चला रहे हैं और ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम अचानक तानाशाह हो जाए तो देश को दिक्कत तो नहीं होगी। ये उनका टेस्टिंग का तरीका है और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन भारत मूल रूप से एक लोकतंत्र को जीने वाला देश है, ये कभी भी तानाशाही को जीने वाला देश नहीं रहा। तानाशाही को लेकर के इसके मन में हमेशा कसमसाहट रही है। मैं हमेशा कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, वो आपके दर्शकों के लिए भी आज कर देता हूं। ये भारत की जो आत्मा, भारत के जो लोग हैं, ये रोटी चाहते हैं। हाँ, इनको रोटी चाहिए, लेकिन सस्ती रोटी चाहिए जो इनको पौष्टिक खाना मिल जाए, ये वो चाहते हैं। ये 100 रुपए किलो की सब्जी नहीं चाहते, 200 रुपए किलो की दाल और 250 रुपए किलो की, 150, 200 रुपए, 167, 80 रुपए या 300 रुपए पर डे कमाने वाला पूरा परिवार 367 रुपए शायद पर डे की कमाई टोटल है पूरे परिवार की, उसको आप इतनी महंगी चीजें दे रहे हो, वो ये नहीं चाहता। हाँ, वो मकान चाहता है, लेकिन वो मकान नहीं चाहता जिसमें आप शौचालय बनाते हो लेकिन पानी नहीं देते हो, जिसमें दरवाजा नहीं देते हो, जिसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते हो। आप घर तो देते हो लेकिन घर की छत नहीं बनती, घर की दीवार गिराऊ रहती है, ये वो घर नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, उसको रोटी भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया और मकान भी मिल गया, उसको कपड़ा भी चाहिए अपने पहनने के लिए, जो आप लगातार महंगे करते जा रहे हो पूंजीपति दोस्तों को मदद करने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा हिंदुस्तान का आदमी एक चीज और चाहता है विनीता, ये बात आपके दर्शकों को याद रखनी चाहिए सीपी राय की। हिंदुस्तान का आदमी उन्मुक्त हंसी चाहता है, फ्री लाफ। हाँ, हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पर हमको फ्री लाफ, उन्मुक्त हंसी चाहिए, उन्मुक्त जीवन चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको स्वच्छंदता चाहिए, हमको स्वच्छंद जो इंसान की जिंदगी होनी चाहिए वो चाहिए। उसको कैद करने की कोशिश आरएसएस की है और 100 साल हो गया उसको कैद करने की कोशिश करते हुए, और वही कोशिश इन सरकारों ने दोनों ने की है। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ जनता के मन में बगावत है। यही परिणाम है कि इनको जनता ने बुरी तरह हरा दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके 70, 80, 90 सीट बेईमानी से अभी भी जीतनी है और ये सरकार में कायम है। कुछ एक दो भ्रमित नेताओं के कारण जो इनको समर्थन दे रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि देश बड़ा है, इस देश का लोकतंत्र संविधान बड़ा है, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो इस हारी हुई सरकार का साथ देकर के। जी विनीता। जी सर, बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर के नहीं, तमाम तरह की अराजकता की जो परिणाम निकल के आते हैं उसके बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस देश में कहीं कोई पुल गिरने की बात हो या फिर लोगों की शिक्षा विभाग की बात हो या नौकरी नहीं मिलने की बात हो, ये सब तस्वीरें। लेकिन अभी एक अलग तस्वीर भी सामने आने लगी है कि किस तरह से अब उत्तर प्रदेश की शिकायतें दिल्ली आ रही हैं, सूचना विभाग और गृह विभाग को लेकर के शिकायतें दिल्ली आ रही हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी अपनी असल परीक्षा से गुजर रही है, जिसमें फिलहाल वो फेल होती दिखाई दे रही है, चाहे लड़ाई बाहर की हो चाहे उनके अपने अंदर पार्टी की हो, दोनों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए